हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू का जो पीएचडी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एंट्रेंस का, उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन अभी हम लोग डील करेंगे। ये 2020 का है। ऑलरेडी मैंने 2021 में जो इसका पीएचडी का जो एग्जाम हुआ था बीएचयू को, वो मैंने डिस्कस किया है 2 पार्ट में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उसको देख लेंगे। एंड आज का जो सेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग 2020 में जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था रेड, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी को, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हो। एंड हाँ, इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर पहले एक बेस्ट इन कान, ठीक है, बेस्ट इन कान का जो 7th एडिशन है उसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, ठीक है। जो ये बेस्ट इन कान की बुक है, काफी लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा काफी लोगों ने, काफी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है ना। तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे उसका प्रिंट है, ठीक है, तो पूरा उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग उससे नोट्स भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया उसे, ठीक है। 7th एडिशन है वो उसका, ठीक। अगर आप लोगों ने पहले से कोई रिसर्च की बुक पढ़ रखी है तो आपको बहुत आसानी से उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है आपकी, है ना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पे, एक सेकेंड। जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, जो जनरलाइज कंक्लूजन होता है, ठीक है, मतलब जब भी हम सैंपल को जनरलाइज कर पाते हैं, ये कहने का मतलब है ना। सैंपल का जनरलाइजेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, जस्ट जनरलाइज कंक्लूजन, जो जनरलाइज हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल, सैंपल के बेसिस पे हमने एक जनरलाइज कंक्लूजन जो निकाला है। देखो, जनरलाइज कंक्लूजन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज कंक्लूजन, ठीक है। जब भी मैंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का डिफरेंस बताया है, वहां पे जनरलाइज टर्म का मैंने यूज किया है। तो जनरलाइजेशन कहाँ पे आता है आपका, क्वांटिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव में जब हम ये जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हैं, वो किसके बेसिस पे निकालते हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, मतलब उसे टेक्निकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रोटोकॉल ऑफ आस्किंग प्री मीडिएटेड क्वेश्चन। देखो, जब भी आप लोग क्वेश्चन को पूछने की बात आती है, इंटरव्यू हो गया, जैसे इंटरव्यू भी है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सिमिलरली जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है प्री मीडिएटेड क्वेश्चन, ठीक है। प्री जो प्रोटोकॉल है ऑफ आस्किंग अ प्री मीडिएटेड क्वेश्चंस, है ना, पूर्व मध्यस्थता, ठीक है, उस इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो कैसे होते हैं आपके, पहले से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सर्वे रिसर्च इज क्रॉस सेक्शनल एंड देयरफॉर। अब इसमें बोल रहा है जो सर्वे रिसर्च है वो कैसा है, क्रॉस सेक्शनल है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके की रिसर्च हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता क्या है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। जस्ट सेकंड में देखो मैंने इसमें कंटेंट डाला है या नहीं डाला है। देखो, जब भी उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की जब भी हम बात करते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल जो भी रिसर्च होती है वो आपकी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, है ना, तो वहां पे क्या होता है, सेम सैंपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिसर्च होती रहती है। एक सेकंड में देख लूं तो बताती हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, चलो मैं वहीं पे बता रही हूँ आपको। देखो, समझो इसे, क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होती है आपकी, ये मैंने कंटेंट में कराया हुआ है। और जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, सेम सैंपल होते हैं, ठीक है, सेम सैंपल होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे मतलब वन टाइम, एक बार में वन टाइम होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो सर्वे रिसर्च है वो क्रॉस सेक्शनल है, एंड देयरफॉर, ठीक है, and therefore high in replicability but low in internal validity,
ठीक है, आप देखो इसको मतलब समझो। जो सर्वे, जब भी आप सर्वे करते हो तो वो कैसा होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है। जब भी किसी चीज का सर्वे होता है, मान लो आपने अपने रिसर्च के लिए सर्वे किया, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह, मतलब सर्वे वो सर्वे जैसे होता है, ठीक है, या तो फिर कोई जैसे घर पे ही सर्वे करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, आज आपके घर पे वो सर्वे करने आ रहे हैं, कल वो दूसरे के घर पे सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंपल डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं ना। वन टाइम एक बार आए आपके पास सर्वे करने के लिए कि इस प्रोडक्ट का या मुझे सर्वे करना है, तो आपने आपके पास उन्होंने सर्वे कर लिया, ठीक, आपने जो भी अपना फीडबैक दिया हो, उसके अलावा दूसरे के पास गए, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंपल में वेरिएशन हो रहा है, ठीक। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडनल में मतलब साल, 2 साल, महीने, ठीक है, 3 महीने, ऐसे मतलब ये सैंपल मतलब ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती रहती है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है, टाइम टेकन भी होता है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल में। इसमें बोल रहा है जो सर्वे रिसर्च है वो क्रॉस सेक्शनल होता है, इसीलिए वो हाई इन रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, रेप्लिकेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, हो सकता हो उसने किसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे सर्वे किया है, ठीक है, तो आपने जो आंसर दिया, तो हो सकता हो उस 10 घर और जो वो गया होगा उसने भी, मतलब 10 में 5 लोगों ने हो सकता हो सेम आंसर दिया हो, है ना, रेप्लिकेट कर रहा हो जो भी आपने आंसर दिया एक प्रोडक्ट के लिए, तो सेम आंसर हो सकता हो बार बार रिपीट हुआ हो, तो रेप्लिकेबिलिटी होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेबिलिटी होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है उसका आप सर्वे करने निकल रहे हो, तो उसके हो सकता हो आपको कई बार आंसर सेम मिल जाए, ठीक। लेकिन इंटरनल जो वैलिडिटी होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, बहुत लो होती है, इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पे बहुत लो होती है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस को जो टेस्ट करते हैं, एक होता है हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करना, एक होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट कराना, ठीक। तो हाइपोथेसिस को जब भी फॉर्मुलेट कराएंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएगा, लेकिन जब भी हाइपोथेसिस की हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो वो आता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम। अब ये जो इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, ठीक है, बहुत बेसिक है, पेपर 1 में भी रहता है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है, जनरली भी आपको पता होता है, ठीक है। इंडक्टिव जो लॉजिक होता है वो हमेशा पर्टिकुलर टू जनरल चलता है। कैसा चलता है, पर्टिकुलर टू जनरल चलता है। जो क्वांटिटेटिव है आपका और जो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव आपका डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है, और जो क्वालिटेटिव होता है वो आपका इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। इंडक्टिव अप्रोच कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर जाता है डिडक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द सैम्पलिंग टेक्निक बेस्ड ऑन रेफरल। अभी जो मैंने 2021 का पेपर डिस्कस किया था बीएचयू का एंट्रेंस वाला, उसमें भी सेम आया था, आपका रेफरल सिस्टम लिखा हुआ था, ठीक है। जब भी ये रेफरल सिस्टम एक की पॉइंट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग का, ठीक है, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जो रेफरल सिस्टम है, मतलब रेफरल सिस्टम ऑफ रिस्पोंडेंट, ये आपका क्या है, की पॉइंट है किसका, स्नोबॉल सैम्पलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, अच्छा हाँ, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके लिए फुल मार्क्स सभी को मिले थे। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रिसर्च। इसमें बोल रहा है कि एनालाइज करना, मतलब एनालाइजिंग द जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, तो ये किस रिसर्च में एनालिसिस हुई थी इसकी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में, प्योर रिसर्च में, कॉजल रिसर्च में। देखो यहाँ पे होगा तो क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव नहीं आए, ठीक है, क्वांटिटेटिव होगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट, हमें एनालाइज करना है क्या इम्पैक्ट पड़ा था डीमोनेटाइजेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी के रिसर्च के अंदर आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आता है, प्योर रिसर्च के अंदर आता है, या फिर कॉजल कारणात्मक शोध के अंदर आता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहा है ना, तो ये आपका क्वांटिटेटिव के अंदर तो आएगा, ठीक। लेकिन अब इसका आंसर मैं भी श्योर नहीं हूँ, आप लोग भी एक बार इसको देखिएगा, है ना, ये दोनों तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है या तो डिस्क्रिप्टिव या फिर कॉजल, जहां तक कॉजल होना चाहिए क्योंकि इम्पैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, फिर भी आप लोग भी एक बार इसको सर्च करिएगा।
और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर मिलता है किसी को, ठीक है। लिकर्ट, इसमें सोचने की जब भी बात करो लिकर्ट स्केलिंग की, वो हमेशा आइटम वाइज स्केल पे बेस होता है, ठीक है, लिकर्ट का, ठीक, वेरी इजी। नेक्स्ट आ जाओ। The research design appropriate for a particular research problem usually involves the consideration of the following factor। एक रिसर्च डिजाइन जो अप्रोप्रिएट है किसी पर्टिकुलर जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से वहां पे फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, मतलब कोई भी आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या रिसर्च डिजाइन आपने बनाओगे, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। इस प्रॉब्लम के लिए जो पूरा रिसर्च डिजाइन होता है उसके लिए कैसे आप कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। पहला है द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का साधन, या फिर अवेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ता की उपलब्धता और कौशल, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज टू बी स्टडीड, अध्ययन की जाने वाली समस्या की प्रकृति, या फिर द अवेबिलिटी ऑफ अ टाइम मनी फॉर द रिसर्च वर्क। मतलब जब भी आप किसी प्रॉब्लम का जो कोई भी आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए रिसर्च पूरा डिजाइन करने जाओगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वहां पे कंसिडर किए जाएंगे। देखो हमें कहाँ से सूचना लेनी है, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है ना, कौन सा उसका साधन होगा, ये तो होगा यहाँ पे, ठीक। रिसर्चर की स्किल्स क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, ये भी एक तरीके का मेजर फैक्टर बनता है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम जो है उसका नेचर क्या है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका जो बजट है, आपका जो मनी है, आपका जो टाइम है, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। इन चारों चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए हम लोग रिसर्च को पूरा डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ शोध गंगोत्री। ये एक रिपोजिटरी है, जैसे शोध गंगा होता है, आप लोग जब रिसर्च सिनॉप्सिस वगैरह बना रहे होंगे तो वहां पे गए होंगे सर्च करने के लिए, तो ये भी एक तरह का क्या है, रिपोजिटरी है। जस्ट अ सेकेंड, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। शोध गंगा सॉरी शोध गोत्री इज अ न्यू इनिशिएटिव दैट कॉम्प्लीमेंट शोध गंगा, ठीक है। जैसे शोध गंगा पे जाते हो आपको वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स के कनेक्शन मिल जाएंगे, थीसिस मिल जाएंगी, है ना। शोध गंगोत्री होस्ट करता है सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक, ठीक है। मैंने इसलिए पॉइंट डाला है जिससे आपको ये हेल्प करेगा आपके पेपर टू। शोध गंगोत्री होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक, ठीक है, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक जो सबमिटेड होते हैं यूनिवर्सिटीज में इन इंडिया बाय द रिसर्च स्कॉलर। मतलब जब भी रिसर्च स्कॉलर अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं पीएचडी प्रोग्राम में, तो जो वो सिनॉप्सिस को सबमिट करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पे, तो वो वहां पे वो क्या होता है, वही क्या होता है, शोध गंगोत्री होती है। शोध गंगोत्री ये क्या करता है, होस्ट करता है जो भी सिनॉप्सिस हैं, ठीक है, जो सबमिट किए गए हैं बाय द रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। तो ये होता है आपका शोध गंगोत्री, क्लियर है चीज। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये क्या है आपका डेटाबेस ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिकल्स नहीं, थीसिस और डिसर्टेशन नहीं, एक्सपर्ट्स नहीं, ये क्या है। अब इसीलिए मैंने ये चीज आपको दिखाई वहां पे कि देख लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाय रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस, जो भी रिसर्च सिनॉप्सिस वो पीएचडी में एडमिशन के दौरान जो सबमिट करते हैं वो होता है यहाँ पे शोध गंगोत्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन सा है, इसके लिए भी इन्होंने फुल मार्क्स दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब रैंडम देखो सैम्पलिंग, मैंने ये जो जितने भी रिसर्च के आपके टॉपिक है, ठीक है, ये रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक, मेथड्स, है ना, ये सारी चीजों को मैंने डिटेल में ऑलरेडी करा रखा है। इसको मैं अभी आपके कुछ दिन के बाद फिर से कराऊंगी, कंटेंट को फिर से डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी देखना है तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर से इसको भी रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैंडम सैम्पलिंग मैथड इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसने बोला है कि कौन सा सैंपल जो रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है उसमें से ट्रू नहीं है, ठीक। रैंडम इन दिस मेथड ईच यूनिट हैज इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड, ये तो बात सही है, ठीक, सभी को इक्वल चांस मिलते हैं। ईच सैंपल हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, हर सैंपल को
इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का, ये फ्री होता है पर्सनल जुडाइस से, क्योंकि ये आपके किस में आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी पर्सनल प्री जुडाइसिस से बाइसेस से फ्री होती है, ठीक है। ये मेथड कैसा होता है, वेरी इजी होता है, सिंपल टू, इसमें सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है, इसी वजह से शायद इन्होंने फुल मार्क्स दिए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये चीज आपको याद रखनी है, जो इंग्लिश वर्ड है रिसर्च, वो कहाँ से आया, आपका फ्रेंच से आया, ठीक है। रिसर्च, री प्लस सर्च, अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये एक नया है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने, मैंने कंटेंट भी में भी इसको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका डिटेल डाला है, तो यहाँ पे समझना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच यूज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स टू आइडेंटिफाई जनरल लॉज दैट अप्लाई टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि यही लैंग्वेज आपको पीछे मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, कौन सी अप्रोच को यूज किया जाता है, ठीक है, टू स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप की स्टडी करने में, टू आइडेंटिफाई जनरल लॉज, जिन्हें हम क्या कर पाए, एक बड़े लार्जर ग्रुप पे उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है, एक बड़े लार्जर ग्रुप पे उसको अप्लाई कर पाए। जस्ट सेकंड, कॉल आ रहा है। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल से, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, मतलब कौन से अप्रोच का यूज किया जाता है स्टडी ऑफ ग्रुप्स टू आइडेंटिफाई, जो भी जनरल लॉज हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए किसी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे, ठीक है। तो इसका देख लो, आइडियोग्राफिक, अच्छा इधर आओ एक सेकेंड। देखो ये जो अप्रोचेस हैं, एम्पिरिकल अप्रोच जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रैग्मेटिक जो यथार्थवादी सिद्धांत आप लोग पढ़ते हो, ये है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइडियोग्राफिक अप्रोच और नोमोथेटिक अप्रोच, है ना। देखो, आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच, ये दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। अब इनका मैंने डिफरेंस भी लिखा है और इसका डिटेल भी है आपका, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं नोमोथेटिक अप्रोच की, ठीक है, ये एक नया है आपके लिए भी, क्योंकि मैंने कंटेंट में इसको नहीं पढ़ाया हुआ है। नोमोथेटिक अप्रोच जो होता है वो डिस्क्राइब करता है द स्टडी ऑफ पीपल एज टोटल पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं लोगों की, वो कैसे मान के करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, मतलब हम यहाँ पे उन्हें एक पॉपुलेशन मान करके उनके स्टडी करते हैं, ठीक है। पीपल एज अ टोटल पॉपुलेशन एंड यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है बात, ये चीज पहला पॉइंट समझ में आया है। जो नोमोथेटिक अप्रोच होती है, वहां पे हम स्टडी करते हैं पीपल को एज अ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उन्हें टोटल पॉपुलेशन की तरह उस ग्रुप को हम लोग स्टडी करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज करते हैं, पहली बात। फिर आते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच पे, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं पीपल को एज इंडिविजुअल, कैसे, एज इंडिविजुअल, ठीक है। और यहाँ पे यूज करते हैं क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ये टोटल पॉपुलेशन और इंडिविजुअल की चीज आपको समझ में आ रही होगी,
ठीक है। नोमोथेटिक अप्रोच में क्या है, पीपल को हम एज अ टोटल पॉपुलेशन लेते हैं, और आइडियोग्राफिक ग्राफिक अप्रोच में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी होती है, वो क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। द नोमोथेटिक अप्रोच स्टडीज लार्ज ग्रुप टू फॉर्मुलेट लॉज। जो नोमोथेटिक है वो क्या करता है, स्टडी करता है लार्ज ग्रुप को, ठीक है, लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए, और उसको जनरलाइज करता है बिहेवियर को टू द पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर है बात, ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे लार्ज ग्रुप को स्टडी किया जाता है और लॉ को जनरलाइज किया, फॉर्मुलेट एंड जनरलाइज किया जाता है। ठीक, आइडियोग्राफिक अप्रोच में डज नॉट फॉर्मुलेट लॉ और जनरलाइज द फाइंडिंग। यहाँ पे लॉ को फॉर्मुलेट भी नहीं किया, मतलब लॉ फॉर्मुलेट नहीं होते हैं या फिर जनरलाइज नहीं किया जाता है फाइंडिंग्स को, यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी जनरलाइजेशन का हमने क्वेश्चन देखा, वहां पे हमने देखा भी और मैंने बताया भी आपको कि वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग जनरलाइजेशन करते हैं। ठीक, और ये है कैसा है आपका, क्वालिटेटिव है, इसीलिए यहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। रिसर्च मेथड यूज्ड इन द नोमोथेटिक अप्रोच इंक्लूड। अब नोमोथेटिक अप्रोच में कौन कौन से रिसर्च मेथड आते हैं, एक्सपेरिमेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव यूज कर रहे हैं, कोरिलेशन आता है, मेटा एनालिसिस आता है। सिमिलरली जब बात करते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच की, तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है इन नेचर। केस स्टडीज हो गए, थीमेटिक एनालिसिस हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ बात। ये दोनों, ये डिफरेंस समझ में आया आपको। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका डिफरेंस बताया कि आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक का क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर देखना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नोमोथेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जनरलाइज किया जा रहा है। मतलब इन्होंने बोला जो लॉ, जो ये जो जनरल रूल है, जनरल जो लॉज हैं, उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है एक लार्ज पॉपुलेशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको जनरलाइज कर रहे हैं ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नोमोथेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो नोमोथेटिक, द नोमोथेटिक अप्रोच इन साइकोलॉजी फोकस ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स। किस पे फोकस करती है, जनरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करती है। अपनी कॉपी में इसको नोट्स में लिख लेना। ठीक है, एंड लॉज दैट अप्लाई टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे ये लॉ को अप्लाई करते हैं। इट सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड यूनिवर्सल पैटर्न, ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी जनरलाइज अक्रॉस पीपल यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू कंक्लूड ह्यूमन बिहेवियर। है ना, नोमोथेटिक जो अप्रोच होता है साइकोलॉजी का, वो फोकस किस पे करता है, जनरल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, और उन लॉज पे, समझना इस चीज को, नोमोथेटिक जो अप्रोच है वो फोकस किस पे करता है, जनरल प्रिंसिपल्स पे और लॉज पे, जिसको हमको अप्लाई करना है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एक हम पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में एक पूरा पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, उनकी जो ट्रेट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और इसको ही हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं अक्रॉस द पीपल बाय यूजिंग द क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, ये जो टर्म है नोमोथेटिक, वो कहाँ से आया आपका, नोमोस। नोमोस का मतलब क्या होता है, लॉज। ठीक है, ध्यान देना, ये नोमोस का मतलब क्या होता है, लॉ। साइकोलॉजिस्ट हु अडॉप्ट दिस अप्रोच आर, आप कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया है। ठीक है, जिस साइकोलॉजिस्ट हु अडॉप्ट दिस approach are mainly concerned with studying that we share with other similarities। एक सेकेंड, मैंने वो नहीं लिखा है क्या, वो पॉइंट, कई सारे साइकोलॉजिस्ट का नाम था, आई थिंक, चलो, psychologists who adopt this approach are mainly concerned with studying what we share। मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे इजैंग का इनका नाम आता है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने जो अप्रोच को ये उन्होंने ये नोमोथेटिक अप्रोच को, जिन साइकोलॉजिस्ट ने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया है, मेनली वो सिमिलैरिटीज बताते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या बताई जाती है, सिमिलैरिटीज बताई जाती है बिटवीन द पीपल। ठीक है, देयरफॉर जो नोमोथेटिक अप्रोच है इन्वॉल्व करता है एस्टैब्लिशिंग लॉ और जनरलाइजेशन दैट अप्लाई टू एवरीवन। क्लियर है बात। बेसिकली यहाँ पे जो लॉ है, इसको तीन तरीके से, 3 काइंड्स में इसको जनरलाइज किया, कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहला है क्लासीफाइंग पीपल इनटू द ग्रुप, पीपल को ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लो, एस्टैब्लिश कर लो प्रिंसिपल्स को, और एस्टैब्लिश कर लो कुछ डायमेंशंस को।
ठीक है, मतलब जैसे इंट्रोवर्ट को एक साइड रख दो, एक्सट्रोवर्ट को एक साइड रख दो, है ना, ऐसे करके। दिस अप्रोच टिपिकली यूजेस साइंटिफिक मेथड सच एज एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, है ना, टू ऑब्टेन द क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ आइडियोग्राफिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक जो है वो कहाँ से आया है, आपका आइडोस से आया है, ठीक है, किससे आया है, आइडोस से आया, जिसका मतलब होता है ओन या फिर प्राइवेट, जिसका मतलब होता है ओन या फिर प्राइवेट। साइकोलॉजिस्ट interested in this aspect of experience want to discover what make each of us unique। यहाँ पे जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो क्या डिस्कवर करना चाहते हैं कि कैसे मतलब हर एक लोग यूनिक है, ठीक है, उनकी यूनिकनेस को ये डिस्कवर करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी यूनिकनेस को ये डिस्कवर करना चाहते हैं एज अ इंडिविजुअल। वो क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं उनको, एज अ इंडिविजुअल उनको डिस्कवर कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे। नो जनरल लॉज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ चांस, फ्री विल एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। द आइडियोग्राफिक अप्रोच इन साइकोलॉजी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल इन देयर यूनिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। It aims to uncover specific individualized factor experiences that contribute to a person behavior and psychological functioning using qualitative method in। अब यहाँ पे किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को आपको अगर स्टडी करना है तो आप क्या करोगे, केस स्टडी करोगे, इन डेप्थ स्टडी करोगे, है ना, क्वालिटेटिव मेथड्स का ही तो यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, इनसाइड डेटा निकालना है यहाँ पे, ठीक है। दिस अप्रोच टेंड्स टू इंक्लूड क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करोगे इंडिविजुअल की जो पर्सनल चीजें हैं, है ना, डिटेल में उसको देखोगे। मेथड ऑफ रिसर्च के में क्या क्या आ जाएगा, केस स्टडी करना, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेना, सेल्फ रिपोर्ट बनाना, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये कुछ की पॉइंट में बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे वन लाइन में। नॉमेथेटिक यहाँ पे जनरलाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, रिकॉग्नाइज करने में, यूनिकनेस पे। यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, ये बेस्ड होता है न्यूमेरिकल डेटा पे, ठीक है, और ये किस पे होता है, यूनिकनेस ऑफ अ इंडिविजुअल पे, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस द फॉलोइंग ऑपरेशनल स्टेप्स आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर। मतलब जब भी आप रिसर्च प्रोसेस के यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, ठीक है। देखो हमेशा जब भी बात की जाए तो सबसे पहले आपका क्या आता है, आप सैंपल को तो सेलेक्ट करोगे नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे रिसर्च प्रॉब्लम को ना। देख लो यहाँ पे बी सब में आ रहा है, तो किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जब भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, कंसेप्चुलाइज करोगे रिसर्च डिजाइन को। सबसे पहले सैंपल नहीं कलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्चुलाइज करोगे रिसर्च डिजाइन को, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेटा कलेक्शन, तभी तो आप डेटा कलेक्ट करोगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे सैंपल्स को, ठीक है। इसके लिए रिसर्च के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि रिसर्च के स्टेप्स एज इट इज बिल्कुल वैसे नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा BADC। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके लिए भी फुल मार्क्स मिले हैं। ये क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ, अच्छा हाँ, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था आपका 2021 में भी, इम्पैक्ट फैक्टर करके, ठीक है। H इंडेक्स था, I इंडेक्स था, कई सारे इंडेक्सेस थे, ठीक है। तो उसको मैंने बोला था मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी, चलो मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया उसका कंटेंट, तो यहीं पे देख लेते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल डिफाइंड एज, जो इम्पैक्ट फैक्टर है जर्नल का उसको क्या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, देखो, इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स एंड एवरेज पेपर इन अ जर्नल इज साइटेड ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब जो भी आपके जर्नल्स हैं, ठीक है, जब भी आप अपने रिसर्च पेपर वगैरह बनाने जाते हो तो कई मतलब पब्लिश करने से पहले तो कई जर्नल्स को देखते हो, ठीक है। मतलब जर्नल कहने का मतलब क्या है, ये इम्पैक्ट फैक्टर मेजर करता है कितना, मतलब जो भी मतलब जो एवरेज पेपर इन जर्नल इज साइटेड, मतलब कितना ज्यादा इसको साइट किया गया एक साल में, है ना, इन अ ईयर, उस चीज को मतलब कितनी बार इसको पढ़ा गया है, किसको पढ़ा गया है ना, इस चीज को, ठीक है। ये होता है इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। क्लैवरेट एनालिटिक्स रिलीज द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, जो क्लैवरेट एनालिटिक्स है रिलीज करता है जर्नल, इसे जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द वेब साइंस ऑफ अ जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, ओनली जर्नल लिस्टेड इन द साइंस साइटेशन, अब ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स
रिसीव एन इम्पैक्ट फैक्टर। देखो सिंपल सी बात, इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो मेजर करता है कितनी बार ये एवरेज पेपर जो इस जर्नल में है उसको पढ़ा गया है, साइट किया गया, देखा गया है ना, ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, उससे क्या मिलता है उसको, मतलब एक मेजरमेंट मिलती है जिससे हमें पता चलता है इस पेपर को इतनी बार पढ़ा गया है, इसको ऐसे किया गया है ना, वो सारी चीजें। व्हाट इज अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर फॉर अ साइंटिफिक जर्नल? इम्पैक्ट फैक्टर आर यूज्ड टू मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ जर्नल बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स सेलेक्टेड आर्टिकल्स आर साइटेड विद इन अ पर्टिकुलर ईयर। वही चीज बोल रहा है, जो इम्पैक्ट फैक्टर ये हमें बताता है उस जर्नल की इंपॉर्टेंस को कि वो कितनी बार इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया गया है पढ़ने के लिए एक साल के अंदर। हेंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइटेशन और आर्टिकल्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर जर्नल। मतलब हम एक जर्नल को देखते हैं, इस पता चलता है कि यहाँ पे इस जर्नल को काफी बार देखा गया है, पढ़ा गया है इस आर्टिकल को। ठीक है, और इम्पैक्ट फैक्टर उसको हाई रैंकिंग मिलती है यहाँ पे। इम्पैक्ट फैक्टर इज ऑल्सो अ पावरफुल टूल इफ यू वांट टू कंपेयर जर्नल इन द सब्जेक्ट कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये मेजरिंग जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है, जिसमें आता है सबसे पहले आपका यूज जर्नल मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ अ। हमें क्या करना है, जब भी इम्पैक्ट फैक्टर मतलब जब भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर को देखना है तो हमें क्या करना है, जर्नल मैट्रिक्स का यूज करना है, जिसमें आता है साइट स्कोर मैट्रिक्स, है ना, SZR, SNIP, JIF, H इंडेक्स। ठीक है, देखो साइट स्कोर जो मैट्रिक्स है वो हेल्प करता है मेजर जर्नल साइटेशन इम्पैक्ट को। ठीक है, जर्नल साइटेशन इम्पैक्ट को मेजर करने में हेल्प करता है। फ्री, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट एंड करंट मैट्रिक्स कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम स्कूपस, द लार्जेस्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस ऑफ पीयर रिव्यू लिटरेचर। फिर आता है SJR, ये क्या है आपका, एक सेकेंड, ये मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, सोर्स नॉर्मलाइजेशन, ये जर्नल रैंक है, जस्ट अ सेकंड, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, इधर देख लो, इस वाले को पहले देख लो जो है। SNIP का मतलब क्या है, सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर। ठीक है, इम्पैक्ट पर पेपर इज अ सोफिस्टिकेटेड मैट्रिक। ये कैसा एक सोफिस्टिकेटेड मैट्रिक है दैट अकाउंट फॉर अ फील्ड स्पेसिफिक डिफरेंसेस जो आते हैं साइटेशन को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, GIF क्या है आपका, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, क्या है, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, is calculated by Calibrate Analytics as the average of sum of the citation received in a given year to a journal is previous 2 year of population divided the sum of citable publication in the previous 2 year। देखो ये आपके नेट के एग्जाम्स में तो नहीं पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन आपके जो PhD के एंट्रेंस होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछे ही गए हैं BHU में। H index although originally conceived as a author level metric है, ये कैसा है, H इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑथर लेवल मैट्रिक है। H इंडेक्स हैज बीन being applied to high order aggregation of research population including general। ठीक है, अब ये जो है मैं एक बार इसको देख लूंगी, मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, वो शायद गलती से हो गया। ठीक है, अब इसका करेक्शन मैं कल जब कराऊंगी तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, अभी मुझे दोबारा से फिर देखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, क्वेश्चन क्या था, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज मंथली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन दैट आर्टिकल्स पब्लिश इन लास्ट 12 मंथ इन अ गिवन जर्नल रिसीव्ड, ये तो बात सही है। इट इज अ ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन दैट आर्टिकल पब्लिश इन द लास्ट 4 ईयर इन अ जर्नल। नहीं, it is a yearly average number of citation that article published in the last 2 year in a given journal. It is a yearly average number of citation that published in the last 5 year in the journal। नहीं, इन्होंने कोई भी बातें सही से नहीं लिखी हुई, तो इसलिए इन्होंने शायद सभी को मार्क्स सही सेम दिए हैं। जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो होता है आपका यहाँ पे एवरेज पेपर इन अ जर्नल इज साइटेड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर आता है तो आपको ये देखना है ये क्या है, एक मेजर है ऑफ द नंबर ऑफ आइटम एंड एवरेज पेपर इन अ जर्नल इज साइटेड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, ये चीज, ये लाइन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें कई सारे क्वेश्चंस में सभी को फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। द 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के मैंने तीनों जो
जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है रिसर्च डिजाइन में, ठीक है, ये मैंने कंटेंट आपको कराया हुआ है डिटेल में, वहाँ पे जाके देखिएगा, ठीक है। इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल, मतलब आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, रैंडमाइजेशन का यूज कर सकते हो और उसको साथ साथ में कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ अ मोर देन टू ट्रीटमेंट। ये मैंने 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, अभी आपके बीएचयू का जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है पेपर, उसमें भी था। मोर देन टू ट्रीटमेंट है। मोर देन टू ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या है? मोर देन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, एफ टेस्ट, एनोवा, ठीक है। टी टेस्ट में 2 होते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च? कौन सा मेथड नहीं है रिसर्च का, ठीक है। नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च लिखा है, ठीक है। सर्वे मेथड यूज करते हो, हिस्टोरिकल मेथड, नॉट अ मेथड है ना, एक मिनट को, ऑब्जर्वेशन, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है। इसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शोध की एक विधि नहीं है? सर्वे है, हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल रिसर्च भी होती है आपकी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च भी होती है, ऐसा ना हो कि कट कर दो कि फिलोसफिकल रिसर्च नहीं होती है, ठीक। द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल, मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल एक्स एंड वाई, 2 डायमेंशन में किसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं? पाई चार्ट को, बार चार्ट को, हिस्टोग्राम को और बॉक्स प्लॉट को। तो ये देख लो, इमेज मैंने लगा दी, जरूरत नहीं थी लेकिन ये लगा दिया है, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई 2 डायमेंशनल होता है ये, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। कोरिलेशन रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन में क्या होता है, आपको 2 वेरिएबल्स का हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं। ये कैसा होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये कैसा होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। 2 वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं? कोरिलेट कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला कोरिलेशन रिसर्च कैन बी, कोरिलेशन जो रिसर्च है कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च स्टडी नहीं होगा, मोड ऑफ इंक्वायरी नहीं होगा, आउटकम ऑफ द रिसर्च नहीं होगा, ठीक। और रिसर्च कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, आपने अगर कंटेंट को पढ़ा है तो आपको तुरंत आ जाएगा। अ रिसर्चर माइट वांट टू एग्जामिन द रिएक्शन ऑफ द जनरल पॉपुलेशन टूवर्ड्स द पीपल इन व्हील चेयर, मतलब ये क्या कर रहा है, जो लोग व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, उनके टूवर्ड्स जो जनरल पीपल है उनका रिएक्शन को जानना चाह रहा है, ठीक है। ही शी कैन स्टडी देयर रिएक्शन बाय सिटिंग इन अ व्हील चेयर हिमसेल्फ हरसेल्फ, सच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज नोन एज, मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात क्या है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक रिसर्चर है वो देखना चाहता है कि जो लोग व्हील चेयर पे बैठे होते हैं उनके प्रति जो आम लोग होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, उनका क्या रिएक्शन होता है। उसके लिए वो क्या करेगा, खुद व्हील चेयर पे बैठ करके घूमेगा और देखेगा कि लोग क्या रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेशन रेफरेंस स्टाइल, मतलब विच इनमें से कौन सा रेफरेंस स्टाइल है, ठीक, कौन सा? तो इसमें सिर्फ आपका वैंक्यूअर है, ये अपनी कॉपी में लिख सकते हो, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन वे एनोवा, 2 तरीके के टाइप्स ऑफ एनोवा हम लोग ने डिस्कस किया है, 1 वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा, ठीक है। जब भी 1 वे एनोवा की बात करते हैं, देखो, डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रुप, सिंगल तो नहीं होता ना, अभी ऊपर से क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक। डिटरमाइन वेदर देयर आर एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीडियन, मीडियन नहीं मीन होता है यहाँ पे। डिटरमाइन वेदर देयर आर एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट, ये आपका की पॉइंट है आपके एनोवा का, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। डिटरमाइन द वेदर देयर आर एनी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर मीन, नहीं, ठीक, क्लियर है बातें, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर ए फिशर, ठीक है, आर ए फिशर जो थे, उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैज बीन इनोमिनेटेड बाय द प्रोफेसर आर ए फिशर, ठीक है, आर ए फिशर, ठीक। आर ए फिशर ने कौन कौन सा दिया था? जो भी एनोवा पढ़ के आ रहे हो उसी की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेप्लिकेशन दिया था, रैंडमाइजेशन दिया था और लोकल कंट्रोल दिया था, कहाँ है, BCD, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट है ये, एक्सप्लोरे एक सेकेंड, हाँ, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। Exploratory research studies undertaken with the objective
आइदर टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन, देखो यहाँ पे वेयर लिटिल इज नोन, ठीक है, यहीं से की पॉइंट मिल गया, इसका मतलब ये तो ट्रू है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज है और ऑल्सो टर्म एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज, ये मुझे देखना पड़ेगा, कह नहीं सकती फॉर्मुलेटिव है या फॉर्मेटिव है, ठीक है, तो एक बार आप लोग भी इसको देखिएगा, ये वाला तो ट्रू होगा, ठीक, वैसे ऑप्शन में दोनों ही ट्रू दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लैगरिज्म, ठीक है, एंटी प्लैगरिज्म जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन, वो कौन कौन से आपके, टर्निटिन है ना, और उरकुंड है, और कौन सा, वाइपर, ठीक है, वाइपर, ठीक है, ACD, ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है जो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी मैंने सॉरी कंटेंट में करा रखा हुआ है, ठीक है। वेदर अ टेस्ट इज वन साइडेड और टू साइडेड, हमेशा ध्यान रखना जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, जिसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है, वो दो तरीके का होता है, एक होता है वन टेल टेस्ट, एक होता है टू टेल टेस्ट, इसको भी मैंने डिटेल में आपको कंटेंट में करा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन डू नॉट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो सभी ऑब्जर्वेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, हमेशा ये आपके देखो जब ये मीन मीडियन क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, हमारे नेट के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, इससे इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन देखो कौन सा डिपेंड नहीं करता है, मीन तो डिपेंड करता ही करता है सभी स्कोर्स पे, ठीक है, चाहे उसको घटा दो चाहे जोड़ दो उसमें, ठीक है, उससे मीन का स्कोर बढ़ और घट जाता है, ठीक है, सेम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ होता है, ठीक है, रूट मीन एन स्क्वायर डेविएशन के साथ और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन में नहीं होता, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है आपका, हम क्वार्टर पार्ट लेते हैं, कौन सा पार्ट लेते हैं, 1 2 3 क्वार्टर पार्ट लेते हैं उसका, ठीक, मतलब Q3 माइनस Q1 ऐसे करके फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, शायद यही है, लेकिन क्योंकि क्वार्टर पार्ट लेते हैं, जहां तक यही है फॉर्मूला, ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। R इज अ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, द क्वांटिटी R स्क्वायर इज टर्म्ड एज, ठीक है, जो R है वो क्या है, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो R स्क्वायर की क्वांटिटी है, ठीक है, जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे R लिखा होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये आपको देखने को मिलेंगे मेरे कंटेंट में भी, ठीक है, और R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कंफ्यूज मत हो जाना, वो सिग्मा स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना, ये मत हो जाना कि ये आपका सिग्मा स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। स्कैटर इज एक्सट्रीमली इफेक्टिवली, स्कैटर कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे होता है, लीनियर स्कैटर है ना, नॉन लीनियर ऐसे करके होते हैं, ठीक है, क्या है, स्कैटरग्राम इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव टू शो विजुअली हाउ टू वेरिएबल्स आर कवरिंग, मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो वेरिएबल कैसे एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। द कंक्लूजन फाइंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ अ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन, मतलब कौन सा कंक्लूजन या फिर फाइंडिंग है, कौन से टाइप की रिसर्च है, कैन नॉट बी जनरलाइज, ठीक है, जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं दूसरी सिचुएशन में, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को, ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हो, इसको जनरलाइज नहीं करते हो, कॉजल कंपैरेटिव हिस्टोरिकल में भी नहीं, क्योंकि इसका डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को, एक्सपेरिमेंटल तो जनरलाइजेशन होता ही होता है, और सेम कॉजल कंपैरेटिव में भी, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगी। Which one is called non probability sampling? Very easy. Non probability वाले को हटा दो, cluster आपका probability, systematic probability, stratified probability, quota sampling आपकी non probability है, ठीक है। In an experiment design, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज होता है, ठीक, और इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड, अच्छा हाँ, इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं, मतलब यहाँ पे चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है, कॉज होता है, चेंज का कारण होता है, और उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये कहने का मतलब है। तो वही लाइन यहाँ पे भी आपकी लिखी हुई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्या है, डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है आपका की पॉइंट, डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर फॉलोड अप टू डिटरमाइन इंसिडेंस इज नोन एज, यहाँ पे क्या है, पहले से ही परिभाषित विशेषताएं वाले लोगों के समूह को, ठीक है, पहले से ही वो डिफाइंड है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोहर्ट, कोहर्ट रिसर्च भी होती है आपकी, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जब भी आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद आप क्या करते हो, इसके लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए रिसर्च के, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद आप लोग हमेशा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टू, ठीक है, वैसे तो मैंने स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये चीज बताई है, यहाँ पे सभी को फुल मार्क्स दिए गए, मुझे नहीं पता कि क्यों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टूल, अगर स्टेप्स को देख के चलते हैं तब, ठीक है, अगर स्टेप्स आप लोग देखोगे तो वहां पे ये चीज देख पाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल, क्रिटिकल इन, अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन आया था आपका 2021 में, जिसमें वहां पे क्रिटिकल इन शायद क्वांटिटेटिव था शायद, ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, टॉप बॉटम, हाँ क्या बोलते हैं, टॉप, क्वांटिटेटिव में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो ठीक है। तो कलेक्टिंग डेटा विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, या शायद यही सेम क्वेश्चन था जो वहां पे रिपीट हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। ऐसे ही करके क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव करके क्वेश्चन था वहां पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके लिए भी सबको फुल मार्क्स दिए गए हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि शायद इसका आंसर इसमें नहीं था, ठीक है। मैं आपको इसका मेथड बता दे रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट खुद से करिएगा, ठीक है। देखिएगा कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। व्हाट वाज एवरेज अर्निंग, जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, मैं फॉर्मूला बता दे रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। हमें क्या निकालना है, एवरेज अर्निंग निकालनी है फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी ओवर 1990 टू 1994। सबसे पहले आपको बार ग्राफ देखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बार ग्राफ देखना नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन को करने में, ठीक। तो बार ग्राफ को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे क्या है, ये गोल्ड ज्वेलरी, ये जो कॉलम बना है किसका है, गोल्ड ज्वेलरी का है, ठीक है। और ये जो कॉलम बना हुआ किसका बना है, पॉलिश्ड डायमंड का बना हुआ है, समझ रहे हो, ठीक। तो ये वाले जितने भी हैं वो क्या है, पॉलिश डायमंड है, ये वाले जितने हैं वो क्या है, गोल्ड ज्वेलरी है। हमसे पूछा क्या है, गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। एवरेज अर्निंग बतानी है गोल्ड ज्वेलरी की फ्रॉम 1992 टू 1994। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो 1990 में कितना हो गया, 183, फिर 211, फिर 270, है ना, फिर 342, फिर 406 अपॉन नंबर ऑफ, देख लो 1 2 3 4 5, डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा आपका, ठीक है। ये जो अर्निंग्स दे रखी हूँ कैसे दे रखी है, मिलियंस में दे रखी हुई है, ठीक है। और ये इसके ईयर दे रखे हुए, देखो यहाँ पे अगर 1990 में हम देखें, मैं इसको बता रही हूँ कैसे इसने बना हुआ है, ठीक है। 1990 में देखिए जो गोल्ड ज्वेलरी की अर्निंग थी वो कितनी मिलियन थी, 183 मिलियन थी, है ना। और पॉलिश डायमंड की जो अर्निंग थी वो कितनी थी, 358 मिलियन थी, ठीक है। ये 358 मिलियन था, ठीक है, ये मिलियंस को शो कर रहा है, ठीक है। आंसर्स आप लोग निकालिएगा, ठीक, देखिएगा इसमें से मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इन विच ईयर द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ टू टाइप्स, है ना, एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ज्वेलरी इज मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो ज्वेलरी है 358 माइनस 183 कर लो, है ना, सेम 409 माइनस 211 कर लो, ठीक, 486 माइनस 270 कर लो, इजी है न्यूमेरिकल,
342 माइनस कर लो, 669 माइनस 406 माइनस कर लो, जिसका मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा हो इनमें से वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो माइनस कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, इसमें 9094 दे रखा हुआ है, आप लोग माइनस करके एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये डेटा देखो, इसमें क्या बोल रहा है, डायरेक्शन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ स्कूटर। पहले इसको समझते हैं। ठीक है, कभी भी जैसे आप लोग पेपर 1 में भी डीआई करने जाते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन भी मत भगा करो, सबसे पहले देखो जो आपको डीआई दे। देखो आधे से ज्यादा तो आपका जो प्रॉब्लम है यही सॉल्व हो जाता अगर आपको ये पूरा डेटा समझ में आ गया, किस डेटा में क्या चीज बोली जा रही है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा, है ना। टाइप ऑफ स्कूटर, यहाँ पे कितने टाइप के स्कूटर दे रखी है, 5 तरीके की, ए स्कूटर, बी स्कूटर, सी स्कूटर, डी स्कूटर और ई स्कूटर। ठीक, और उसके ये ईयर दे रखे हुए, क्या दे रखे हुए, ईयर दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूटर्स। मतलब 1992 में ए टाइप की स्कूटर का प्रोडक्शन कितना था, 180 था, समझ रहे हो। और 1992 में ही बी टाइप की स्कूटर का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 60 था। 1992 में ही सी टाइप के स्कूटर का जो प्रोडक्शन था वो 84 था, और डी टाइप के स्कूटर का जो प्रोडक्शन था वो 100 था, और ई टाइप के स्कूटर का वो प्रोडक्शन 76 था। सिमिलरली यहाँ पे 1993 के लिए था। ठीक है, समझ में आई बात, टेबल समझ में आया। टाइप ऑफ स्कूटर दे रखा हुआ है और हर ईयर में किस किस टाइप के स्कूटर का कितना प्रोडक्शन हुआ है ये दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ स्कूटर। ठीक है, कौन सी स्कूटर, एक मिनट, ए टाइप ऑफ स्कूटर, ए टाइप ऑफ स्कूटर इन 1995। हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन किसका, ए टाइप का स्कूटर का इन 1995। इन 1995 में ए टाइप के स्कूटर कितना था, 190 था। समझ में आया। अब किसके कंपैरिजन में निकालना है, टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर, टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर। अब इस 1995 में मतलब ओवर द ईयर ऐसा समझो, 1995 में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप स्कूटर, ए टाइप स्कूटर का कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है उसके टोटल प्रोडक्शन ओवर द इयर्स। ठीक है, मतलब 1995 में ए टाइप के स्कूटरों के उत्पादन का अनुमानित प्रतिशत इसके कुल उत्पादन से कितना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसका जितना भी 1995 में जितना ए टाइप का पूछा है ना, एक सेकेंड रुको। हाँ, इसके लिए फिर आप क्या करोगे, ओवर द ईयर, मतलब ये जितने भी ईयर दे रखे हुए 180, 190, 210 है ना, और 135, 135 प्लस 190 प्लस 260 है ना, प्लस 250। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे इसको। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ओवर द ईयर्स बोल रहा है, ठीक है, सेम ईयर नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 195 का हमें निकालना है और ओवर द ईयर्स कितना परसेंटेज था अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे निकालनी थी। क्लियर है, निकाल लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को निकालने में दिक्कत हो, ठीक है, यहाँ पे तो मैं अभी नहीं समझा रही क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर को डिस्कस कर रही हूँ। अगर इस डीआई को किसी को निकालने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं प्रॉपरली इसको करके बता दूंगी आपको। अभी तो मैंने जस्ट तरीका बताया। देखो मैं एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा लिख दूँ जैसे आप लोग को समझ में और आ जाए। एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट वाज द, जब भी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज की बात की जाए, हमेशा ध्यान रखना, जब भी अप्रोक्सीमेट आपको परसेंटेज निकालना हो किसी भी चीज का, ठीक है, और इसका किसका निकालना है, ए टाइप स्कूटर का, कब, 1995 में। 1995 में तो कितना है, 190 है। ठीक, 190 है। किस में निकालना है, टू इट्स टोटल प्रोडक्शन, टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर। ठीक है, ए टाइप में ही टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, है ना, इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 कर लो। ठीक है, 180 और ये प्लस 210। ठीक है, सभी को प्लस करना है, 135
प्लस 190, 190 को भी करना है, ठीक है। हम सभी को सभी ईयर्स का लेंगे, यहाँ पे एक ईयर का नहीं लेंगे, ठीक। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, इसको सम कर लेना, ठीक है। सम करके जो भी आ जाए 190 अपॉन टोटल कर लेना कितना आ रहा है इंटू 100, ठीक है। जो भी आंसर आ जाए आपका, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, देखो पीछे 15 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक। इसका एक ट्रिक भी होता है, ठीक है। अगर मैं पेपर 1 को डीआई को डिस्कस करूंगी, तो जैसे आप लोग अभी क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा उसको पूरे को डिवाइड करोगे, है ना। डिवाइड करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो ये सब करने का आपके एग्जाम में इतना जब नेट का एग्जाम होता है वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। जो बिल्कुल फैक्ट है, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, कि टाइम का ही बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए ट्रिक होती है, ठीक है, कैसे उसको किया जाता है। लेकिन पहले मैं यहाँ पे वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए नहीं बता रही, ठीक। तो अभी तो आप लोग सिर्फ इसको सॉल्व करो, ठीक है। जो भी आंसर आए वो कमेंट, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिसर्च मैथोडोलॉजी को पूरा डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है ना आपके। ये था आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी। अब आता है फिर इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। रिसर्च मैथोडोलॉजी के 40 क्वेश्चन थे, है ना। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है। कितने हैं 60 क्वेश्चन इधर, ठीक। अब ये सारे हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को, ये आपके सब एजुकेशन के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कल से हम लोग, ठीक है, कल से हम लोग यूनिट 5 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्या, डिटेल में ही मैं कराऊंगी उसको, ऑलरेडी मैंने करा रखा है, लेकिन मैं फिर से जितनी भी यूनिट्स मैंने कराई हैं, ठीक है, उसको मैं फिर से आप लोग को कराऊंगी, ठीक है। कुछ जो नए कंटेंट होंगे उसको भी वहाँ पे ऐड करेंगे, है ना। उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। तो कल से यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी यूनिट है। और इससे पहले जो भी अभी का जो एग्जाम हुआ वहाँ पे तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन हुआ पेपर आया था आपका, ठीक है, दिसंबर वाला 2022 वाला, वहाँ पे काफ़ी सारे आपके करिकुलम से क्वेश्चन आए थे एप्लीकेशन बेस पे, ठीक है। और यूनिट 5 एक तरीके से अच्छा भी है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यूनिट 5 को पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल से मैं इसका क्लास स्टार्ट करूँगी यूनिट 5 का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मदद मिलेगी इससे, ठीक है। और अभी से ही, है ना, अभी से ही आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। काफ़ी सारे जो लर्नर्स हैं, कुछ लर्नर्स हैं, वो बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो पेपर 1 के लिए केवीएस मैदान ठीक है, आप केवीएस मैदान देखोगे तो उससे आप अपना सिलेबस को कवर कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो एक बुक से नहीं मिल पाएगा कंटेंट, है ना। आपने पेपर देखा होगा दिसंबर 2022 वाला, कितने सारे क्वेश्चंस बाहर के हैं, है ना। कितने सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में गिवन ही नहीं हुए, है ना। ऐसा नहीं है, आपकी कई सारी मार्केट में बुक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है आप उसमें कंटेंट, ठीक है। पूरा कंटेंट वहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए और मैं यहाँ पे जो भी आपको करा रही हूँ कंटेंट, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में ही करा रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा मैंने टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया है जो पूरा डिटेल में नहीं कराया। मैंने जो भी कंटेंट यहाँ पे कराया है सब आपको डिटेल में ही कराया हुआ है ना। तो कोशिश करो सेल्फ नोट बनाओ, है ना। खुद से जब पता है आप खुद से नोट्स जब बनाओगे ना, तो वो चीज़ों आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज इधर उधर भटकते रहोगे, है ना। इधर देख लो इधर पीडीएफ मिल जाए, उधर देख लो उधर पीडीएफ मिल जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ नोट बनाने की आदत डालो, है ना। सेल्फ नोट्स बनाओगे, अभी टाइम है दिसंबर के लिए, अभी से बनाना शुरू करोगे तो एकदम से बर्डन नहीं होगा, ठीक। उसके अलावा जैसे मैंने यूनिट 5 का कंटेंट आपको कराया, ठीक है, जैसे मैंने यूनिट 5 का कंटेंट पूरा कराया, उसके बाद इसके पीवाईक्यू जरूर से जरूर करो, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है, रिसोर्स की तरह काम करता है ना। जो हमें बहुत हेल्प करता है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है एनटीए की, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो इसीलिए इससे आप ये भी देख पाओगे जो मैं कंटेंट करा रही हूँ क्या वो आपके पीवाईक्यू से कवर हो भी पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ भी आप देख पाओगे, ठीक है। जब भी मैं यूनिट 5 को कवर करा दूँ, अभी अभी कराऊंगी मैं कल से इसको, ठीक है। उसके बाद या चाहे तो जो भी मैंने कंटेंट कराया उस कंटेंट से रिलेटेड पीवाईक्यू करूँ, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चाहे तो बुक ले लो,
मैं चैनल पे भी कराऊंगी, बट फिर भी अपनी तरफ से एक बुक खरीद के रखो या फिर एनटीए की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो उसको, ठीक। और साथ ही साथ जैसे जैसे यूनिट कवर होते जाए उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते जाओ, जिससे आपको भी ये पता चल पाएगा कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो सही है भी या नहीं सही है ना, ये चीज है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो और आप खुद को भी जज कर पाओगे उससे कि आपको कितना ज्यादा समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो पॉसिबल नहीं होता है मैं सारी चीज़ें कम्युनिटी टैब पे शेयर करूँ, ठीक है। तो वो जो भी है वो आपका सिर्फ टेलीग्राम पे ही शेयर हो पाता है, और जो भी अपडेट्स हैं या फिर पीएचडी के फॉर्म्स वगैरह अभी आ रहे हैं, मैंने गुजरात का शेयर भी किया हुआ है और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो जो भी है वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएगा, ठीक है। सो आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हो उसके साथ जुड़ो, और इसके अलावा जो लोग नए जुड़े हो, ठीक है, मैंने कई सारी पीडीएफ को और रिसर्च की कई सारी बुक्स हैं, ठीक है, वो पीडीएफ के फॉर्म में मैंने शेयर कर रखी हुई हैं, ठीक है। तो फाइल सेक्शन में जाना, स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, वहां पे आपको मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करना, रिसर्च के नोट्स खुद से बनाओ, है ना। कंटेंट को पढ़ो यहाँ पे चैनल पे, लेकिन नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कंटेंट पढ़ो, ठीक है, समझो उसे, लेकिन नोट्स खुद से प्रिपेयर करो, है ना। अभी टाइम है, प्रिपेयर कर लोगे, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, है ना, या फिर कोई क्वेरी हो उसे भी बता के जाना। ओके, थैंक यू एवरीवन।